हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे। जो मैथमेटिक्स का पेपर था 2017 में हुआ था, 2017 का पेपर देखेंगे। इसी प्रकार से 17, 18, 19 3-4 वर्षों के प्रश्न पत्र भी हम बहुत ही जल्दी देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 2017 का प्रश्न पत्र है। इसको ढंग से सीखते हैं, समझते हैं। इसमें भी मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और आप ये देख पाएंगे कि किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और उनको कैसे डील करना है। ठीक है, आपका मैथमेटिक्स का थर्ड सेमेस्टर का पूरा कोर्स मैंने पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स चैप्टर वाइज करके आप देख सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है 16:8, 16:8 और ये समानुपात का चिन्ह है। देखिए 8:x और आपसे कहा गया x का मान क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया ये जो 2 अनुपात इधर और 2 अनुपात इधर होते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 16/8 कर लेते हैं और इस समानुपात की जगह बराबर लगा दिया जाता है। ये 4 बिंदु जो है इसको समानुपात का चिन्ह कहते हैं। और फिर इधर 8:x है तो इसको 8/x ऐसे लिख लीजिए बस। अब केवल आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर दीजिए। 16 का x से गुणा हो जाएगा 16x और 8 का 8 से इधर हो जाएगा बराबर बीच में, ये 8 × 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 8 64 हो गया तो x बराबर इधर देखिए 64 हो गया। ये 16 इधर गुणे में है, बटे में आ जाएगा भाई। इधर से 16 इधर ले आएंगे इसके नीचे, 16 चौके 64 तो आप देखेंगे x बराबर 4 आ गया। इस प्रकार से x बराबर 4 इसका आंसर हो गया, जो कि सी पार्ट में दिया गया। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है। किसी भी वृत्त में एक अगर चाप लेते हैं, चाप का मतलब ये होता है, मान लीजिए वृत्त का ये सिरा हमने इतना पार्ट काट लिया, यही वृत्त का चाप कहलाएगा। ये जो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक, कहीं भी ऐसे ये सब चाप है वृत्त के। कहीं भी कितना भी सेक्टर एक छोटा सा खंड काट लिया जाए वृत्त की बाउंड्री या परिधि में से, इसी को चाप कहेंगे। तो वृत्त के चाप और उसकी जीवा, मतलब मान लेते हैं यहां से एक जीवा। जीवा क्या होती है, किसी भी वृत्त में 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। जैसे ये वृत्त है तो हम अगर ये 2 बिंदु कहीं पर लेकर के इनको मिला दे, ये रेखाखंड जो होगा यही जीवा कहा जाएगा। जीवा क्या है, वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, उसको जीवा कहते हैं। ये जो है इस समय इसको जीवा कहेंगे। ठीक है, अगर इसका नाम करें हम ए बी तो हम कहेंगे यहाँ पर ए बी जो है वो जीवा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जीवा और यहाँ चाप के बीच में ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं। कहीं भी आप देखिए ऐसे मिला लीजिए, मान लेते हैं इसको 2 बिंदु ये मिलाया मैंने तो ये जीवा हुआ। तो ये वाला जो सेक्शन हुआ इसके बारे में पूछ रहा है कि ये आपका चाप हुआ, चाप और ये जीवा के बीच का क्षेत्र यानी ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा, ये हमेशा कहलाता है वृत्तखंड। क्या कहलाता है, वृत्तखंड। ठीक है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका वृत्त में कहीं और पूछा जाए त्रिज्यखंड क्या है, तो देखिए केंद्र से ये जो त्रिज्याएं ऐसे खींची जाती हैं, ये 2 त्रिज्याएं और चाप और त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्र ये जो है ये कहा जाएगा त्रिज्यखंड। इसको नाम देंगे आप त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखें। तो यहां पर आपने वृत्तखंड समझ लिया और त्रिज्यखंड समझ लिया। परिधि आप जानते हैं, वृत्त की बाउंड्री को परिधि कहते हैं। ठीक है, और व्यास भी आप जानते हैं, जो वृत्त के केंद्र से होती हुई जीवा जाती है, यानी वृत्त के केंद्र से होते हुई ये रेखाखंड जो जाता है इसको हम व्यास कहते हैं। ठीक, ये व्यास है। और व्यास किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, भाई जीवा की परिभाषा क्या है कि किसी भी 2 बिंदु को परिधि पर मिला दें, जीवा है। तो जो केंद्र से जाएगा वो भी तो देखिए परिधि पर कहीं ना कहीं 2 जगह मिलेगा, तो ये जीवा, ये भी एक जीवा है, लेकिन इसका अलग से नाम व्यास भी है। तो व्यास क्या है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कही जाती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लिया जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपने चारों पॉइंट अलग से भी समझ लिया। अब इनमें से कुछ कभी पूछा जाए तो आप ये ना समझे कि कुछ बड़ा अलग आ गया, अजीब आ गया। ठीक है, आप लोग ढंग से इसीलिए कॉन्सेप्ट पर वर्क करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 5xy प्लस 4xz प्लस 5x³ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो इन सब में कॉमन हो ऐसा फैक्टर या गुणनखंड ढूंढना। तो देखिए 5 यहाँ 2 जगह लेकिन यहाँ नहीं, तो संख्या में तो कुछ कॉमन नहीं है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। इसके अलावा यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, यहाँ z और कुछ भी कॉमन नहीं, सिवाय x के कुछ कॉमन नहीं। x केवल ऐसा जो सब जगह है, बाकी कोई और चीज कॉमन नहीं है जो सब जगह हो। कॉमन का मतलब, उभयनिष्ठ का मतलब जो हर जगह चीज उपस्थित हो। तो बाकी यहां से बचा 5y, यहां से बचा 4z और यहां से बचा 5q। इससे कोई मतलब नहीं, गुणनखंड नहीं करना था आपको, सिर्फ ये बताना था
कि इन सब में क्या ऐसा है जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, वो x है। तो आप आंसर करेंगे यहां पर x कॉमन है, ए पार्ट। ठीक है, अगला, किसी घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं? कोई भी घनाभ अगर आपका बना है जो कि ऐसे आयत के उससे बनेगा, अगर कोई भी घनाभ आपका इस तरीके से बना है, इसमें कितने शीर्ष है आपसे पूछा जाए तो 8 शीर्ष होंगे। कितने शीर्ष होंगे? 8 शीर्ष होंगे। ध्यान से समझिए, ये देख रहे हैं, ये पॉइंट 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 शीर्ष होते हैं। यही घनाभ, ये घनाभ है और घनाभ के ये 8 शीर्ष है आपके सामने। ठीक है, तो किसी भी घन या घनाभ में, घन में भी कहें या घनाभ में भी कहें, शीर्ष होते हैं 8। और ऐसी जो ये कोरे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 इधर, फिर देखिए 1 5 6, फिर देखिए यहाँ 7 8 9 10 11 12, ये 12 कोरे हैं। कोरे या साइड से एजेस कह सकते हैं। कोर कितने होते हैं? 12। ठीक है, और फेस कितने होते हैं? जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें देखिए ये दीवार है, इसके अपोजिट दूसरी, एक राइट में एक लेफ्ट में 4 दीवारें हैं और छत और नीचे फर्श, तो 6 फेस हैं। तो अगर कभी भी फलक पूछा जाए कि इसमें फलक कितने होते हैं, फलक जिसको इंग्लिश में फेसेस कहते हैं, ये 6 होते हैं। 6 फलक, 12 कोर, 8 शीर्ष, ये किसी भी घन या घनाभ के लिए होता है। घन या घनाभ के लिए ये होता है। ये आप ध्यान रखें, इनमें से कभी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे यहां पूछा गया था किसी घनाभ में शीर्ष कितने होंगे, आप कहेंगे 8 शीर्ष होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये भी टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी अब आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से, तो आप बता लेंगे। ठीक है, मुझे आशा है ढंग से देखिए, इसीलिए आपको ऐसी स्टडी कराई जाती है कि आप हर चीज कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, परिमेय संख्या 3/5, 3/5 से बड़ी संख्या कौन सी? इन 4 विकल्पों में 3/5 से बड़ा क्या है? देखिए, पहले तो माइनस वाला तो छोटा हो जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस की संख्या है। 3/5, 3/5, यहां पर देखिए 4/10 लिखा हुआ है, तो इसको अगर काटे 2/5, और 2/5 तो 3/5 से छोटा ही होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। भाई देखिए, बड़ा छोटा हम तब बता सकते हैं जब हर बराबर हो, जैसे 2/5, 3/5, 4/5, तो ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, क्योंकि सबका हर बराबर है तो हम बड़ा छोटा बता सकते हैं। यहाँ क्योंकि 2/5 आ गया था तो हम देख लिए कि हाँ 3/5 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और ये 2 पंचे 10, ये तो 3/5 है ही है, तो ये ठीक बराबर ही है इसके, तो बड़ा तो सवाल ही नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब डी पार्ट होगा। और बाकी अगर आप चेक करना चाहें तो एक और तरीका है, 3/5 को ऐसे भाग करके आप निकालेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30, तो आप देखेंगे कि ये 0.6 मान आया। इस संख्या का मान जो आया वो कितना आया? 0.6। तो 0.6 इसमें देखेंगे, इसको अगर भाग करेंगे 0.4, इसको माइनस का ही छोड़ दीजिए, ये भी दशमलव, यहाँ देखिए 0.6 ही आएगा एग्जैक्ट, 10 से भाग होके, तो ये भी नहीं, ये 0.7 आएगा जो कि बड़ा है। तो इसका मतलब यही इसका राइट आंसर हो गया। इन प्रकारों में से किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे 2017 के, वो हो चुके हैं। अब हम इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे और फिर लघुत्तरी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद अति लघुत्तरी प्रश्न लिखे गए हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में आपका 6 से 11 तक आपको ये प्रश्न करने हैं। फटाफट इनका आंसर निकालिए और सॉल्व करिए। देखिए, सबसे पहला 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए लिखा हुआ है log 1 to the base 10। कभी भी आपको log 1 का मान बताना होगा तो वो हमेशा क्या होगा? 0। ध्यान से समझिएगा, ये आधार 10 तो प्राकृतिक रूप से चाहे लिखा जाए या ना लिखा जाए, आपको इस log का आधार 10 होता ही होता है। ठीक है, जैसे कहीं log 1 है तो 0, और देखिए अगर कहीं log 10 लिखा है तो इसका मान 1, ऐसे ही कहीं log 100 लिखा है तो इसका मान 2। मतलब जितने जीरो बढ़ते जाएंगे, जैसे log 1000 लिखा है तो मान 3, क्योंकि इसमें 3 जीरो है। ऐसे इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो है तो 1 हो गया, इसमें एक भी जीरो नहीं, इसका मान 0 ही हो गया। ऐसे अगर कुछ भी लिखा हो log में जितने जीरो लगे हो, जैसे 5 जीरो यहाँ लगे हैं तो आप देखेंगे तो 5 बोल देंगे। इस प्रकार से ये log के मान अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप आराम से इसको बता देंगे। ठीक है, तो इस साथ में सब चीजें सीखते चले, समझते चले फटाफट, और नोट्स भी बनाते चले। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? अभी जल्दी मैंने शेयर तथा लाभांश चैप्टर पढ़ाया है। कोई भी कंपनी लाभांश या लाभ, जिसको इंग्लिश में डिविडेंड भी कहते हैं, लाभांश हमेशा अंकित मूल्य पर देती है। किस मूल्य पर? कोई भी कंपनी, मान लीजिए एक शेयर है, शेयर का मूल्य निर्धारित है 100 रुपए, तो ये 100 रुपए कंपनी ने बनाया, 100 रुपए ही इसका अंकित मूल्य कहलाता है। कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य जो होता है शेयर का,
उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य, या एक नाम आप प्रत्यक्ष मूल्य भी कह सकते हैं, या वास्तविक मूल्य भी कह सकते हैं, सम मूल्य भी कह सकते हैं। तो जनरली ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य होता है किसी भी शेयर का। अगर उसने 100 रुपये निर्धारित किया लेकिन मार्केट में इस समय उसी शेयर की कीमत 150 रुपये चल रही, तो इससे मतलब नहीं है, ये बाजार मूल्य है। इसी शेयर को कंपनी ने 100 रुपये पे निर्धारित किया और वो बाजार में 150 का बिक रहा है, तो कंपनी हमेशा लाभ अपने द्वारा निर्धारित मूल्य पर देती है। यानी कंपनी जो भी लाभांश देती है वो अंकित मूल्य पर प्रदान करती है। ठीक है, ध्यान रखें। तो कंपनी लाभांश किस मूल्य पर देती है? अंकित मूल्य पर। ये मैंने बहुत बार आपको अच्छे से समझाया है डिटेल से। देखिए, आप थ्योरी टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, आपको बहुत ही विधिवत डिटेल में चीजें समझाई गई। आप लोग चैप्टर वाइज में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और लाभांश और शेयर को तैयार कर लीजिए, 2 पार्ट में पढ़ाया गया है। यहां पर बोला गया यदि समुच्चय ए, देखिए यहां पर एक समुच्चय ए है जिसमें आपको दिया गया है 2 3 5 7 9 11 13, ठीक है, और एक समुच्चय बी है जिसकी वैल्यू दी गई 1 5 9 13 17 21, है ना। ठीक है, 1 5 9 13 17 21। तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी, ए ये देखिए, ये जब नीचे उल्टा यू बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं इसी को, है ना, सर्वनिष्ठ समुच्चय। और इंग्लिश में इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो अब यहां से जब भी ये ए इंटरसेक्शन बी बताना हो तो आप क्या करते हैं? जो कॉमन हो, दोनों में जो मिल रहा हो वही होता है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी अब आप लिखेंगे जो कॉमन हो। देखिए यहां पर क्या क्या कॉमन आपको दिख रहा है? 3, 2 यहां नहीं है, 3 यहां नहीं है, 5 यहां भी है, यहां भी है, ठीक है, 7 नहीं है, 9 यहां भी है, 9 यहां भी है, ठीक बात है, 11 नहीं है, 13 यहां भी है, 13 यहां भी। और कोई कॉमन तो नहीं है? नहीं। तो आप देख रहे हैं आपको कॉमन मिला 5 9 13 दोनों जगह, और कोई भी रिपीट नहीं करते हैं। सेट हमेशा एक बार लिखा जाता है, भले ही वो यहां भी है यहां भी है, तो ऐसा नहीं 5, 5, 9, ऐसे नहीं, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटरसेक्शन आ गया जो आपसे पूछा गया था, बस। ठीक है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से ये चीजें समझ जाएंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, 9a स्क्वायर माइनस 24 a प्लस 18a की घात 3 को 3a से भाग करना। ठीक है, तो 3a से भाग करने का मतलब बटे भी लिख सकते हैं। जब कोई सिंगल एक ही नंबर से भाग करना हो तो आराम से ऐसे बटे में कर दीजिए। ठीक है, 9a स्क्वायर बटे 3a, इसके नीचे भी देखिए, ये इसके नीचे भी होगा, इसके सबके नीचे होगा, है ना, सबके नीचे ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से लिख गया। आप देखिए जो कट रहा है काटिए, 3 3 9, ए के नीचे है, ऊपर 2 है तो एक ए बचेगा, यहां से देखिए 3 ए बचा, माइनस 3 से 3 8 24, और ए के ऊपर भी एक नीचे भी, तो ए तो खत्म ही हो गया, केवल 8 बचा। ये प्लस लगाइए, 3 6 18 6 बचा, ए के नीचे ऊपर 3 है तो 2 ए बच जाएंगे। भाई एक एक कट जाएगा। भाई आप सोचिए अगर ए क्यूब है नीचे ए है, इसका मतलब क्या है? ऊपर ए गुणे ए होगा 3 बार और नीचे एक ही बार, तो एक एक कटेगा तो 2 ही तो बचेंगे। इस प्रकार से आप लिख लेंगे 6a स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न का अगला क्या है? 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात। अब बताइए, या तो टोटल घंटे, मैंने क्या कहा था, अनुपात हमेशा समान प्रकार की राशियों में होता है, या तो घंटा घंटा हो, या मिनट मिनट हो, या सेकंड सेकंड हो, एक जैसा होना चाहिए। तो इसको एक जैसा बनाएंगे। देखिए 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, है ना। तो 2 गुणे 60, ये आपका घंटे को मैंने मिनट बना दिया, और प्लस 15 मिनट और है, ये 2 घंटे 15 मिनट को हम टोटल मिनट बनाए ले रहे हैं। तो देखिए 120, ये हो गया 120, और प्लस ये 15 कितना है? 135 मिनट इसको हम कह सकते हैं, चाहे 2 घंटे 15 मिनट का है या फिर 135 मिनट का है, एक ही बात है। तो अब आप देखिए 135 मिनट का अनुपात बताना किससे? 45 मिनट का। अब ठीक लग रहा है, एक ही तरह की बात हो गई। इसका अनुपात आप बता लेंगे, मतलब 135 ऊपर रखिए, 45 नीचे रखिए, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। 45 को 3 बार में पूरा ये कट जाएगा। देखिए 3/1 है ना, 45 दिया 135 होता है ना, 3 से गुणा करें, 3 5 15, 3 4 12 13, ठीक है, यानी 3:1 हो गया। इसमें कितना हो गया? 3:1। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये वाला समय इस समय का 3 गुना है, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें अनुपात बताना था तो 3:1। ये आपके क्वेश्चंस लग गए हैं। सिर्फ आपका लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 और बचा है, जिसको मैं करवा दे रहा हूं।
बहुत ही ढंग से अच्छे से सीखिए, चैप्टर्स को आप ढंग से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट वाला क्वेश्चन, आपका एक सर्कल बना हुआ है, इसमें आपको बी और सी इस तरीके से 2 पॉइंट यहाँ बनाए गए हैं। ये आपका केंद्र है, केंद्र से इसको मिला दिया गया है, यहाँ पर 40 डिग्री कोण बन रहा है। ऊपर कहीं एक बिंदु ए है, उससे भी मिलाइए, ठीक, ये मिला दिया। और ये सेंटर ओ हो गया केंद्र, और यहाँ ए बिंदु लिखा गया है, ठीक है। आपको क्या बताना है, कोण BAC बताना है, क्वेश्चन मार्क, BAC बताना है। कहाँ बन रहा है, BAC। अगर हमें ये केंद्र वाला कोण मिल जाए, हमने आपको एक चीज समझाई थी, बहुत अच्छे से याद करिए कि अगर हमें केंद्र वाला कोण पता होता है और यहाँ कहीं कोण बन रहा होता है इन्हीं बिंदुओं से, तो केंद्र वाला कोण हमेशा यहाँ के बने कोण का 2 गुना होता है। जैसे यहाँ पर अगर सपोज मान के चलिए कि यहाँ पर अगर 50 बनेगा तो यहाँ 100 बनेगा, डबल होता है, केंद्र पर हमेशा डबल होता है। या उल्टा कहें, यहाँ 100 होगा तो यहाँ 50 होगा, है ना, ये वाला आधा होता है, ऊपर वाला आधा होगा, ये वाला डबल होता है। ये सब आपको मालूम है। और एक चीज मैंने आपको और रूल बताया था कि कोई अगर ऐसा त्रिभुज हो जिसकी ये भुजाएं बराबर हो, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर बनने वाले दोनों कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये अगर 30 बन रहा है तो ये भी 30 बनेगा। तो इसी प्रकार से आप बताइए O से B तक इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या इस वृत्त की। क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती केंद्र से कहीं भी परिधि को मिलाइए ये भी त्रिज्या है, चाहे इधर मिलाइए ये भी त्रिज्या है, या कहीं मिलाइए ये सब त्रिज्याएं हैं। तो क्योंकि ये OB त्रिज्या है और OC ये बराबर होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, चाहे जितनी ऐसे त्रिज्याएं खींचिए सब बराबर होंगी, है ना। तो अगर ये बराबर है तो ये जो त्रिभुज बन रहा है अंदर, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। ये 40 है तो ये वाला कोण भी 40 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, किसी त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल 180 होता है, आप जानते हैं। अब अगर ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, तो 40 40 80, तो ये बचा कितना, 100। ये बचा कितना, 100। तो यहां पर आप लिख देंगे 100, और इसका ये आधा होगा तो ये आ जाएगा 50 आंसर। तो आपको ये तो पता लग गया कि BAC यहाँ 50 होगा, ठीक है। इसको आप बस लिखने का तरीका एक प्रॉपर वे में लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको लिखना है तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, एक एक स्टेप वाइज आपको लिखना पड़ेगा। आप बोलेंगे ये जो त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज है OBC, जिसका नाम है OBC, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले ये बोल देंगे। तो हम ये बोलेंगे कि इसका मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि कौन सी भुजा बराबर, ये OB और OC बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है, ये रीजन भी हम लिख देंगे, ठीक है, ये लिख देंगे। अब इसके बाद बोलेंगे कि यहाँ पर क्योंकि OBC, इस कोण को अगर हमें पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे OBC, हमेशा ये बीच में आएगा। हम बोलेंगे कोण OBC बराबर होगा OCB के, कोण OCB के, और दोनों ही 40 डिग्री हो जाएंगे। ये बात हम बोल सकते हैं। अब हम बोलेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे त्रिभुज OBC में, इस त्रिभुज में हम क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, मतलब कोण B, कोण C प्लस कोण ये O वाला, सब मिला के 180। B वाला 40 है, C वाला 40 है, तो सेंटर वाला O वाला मिल जाएगा। अब देखिए ऐसे 40 40 80 हो गया, 80 प्लस कोण O बराबर 180, ऐसे लिखते जाएंगे। O बराबर 80 उधर घट जाएगा, तो आप बोलेंगे कोण O बराबर 180 में 80 घटेगा तो 100 आ जाएगा। O वाला 100 आ गया। अब हम बोलेंगे कि ये वाला कोण हमेशा इसका आधा होता है। कौन सा, क्या नाम था इस कोण का, BAC, कोण BAC बताना था। और ये हमेशा आधा होता है जो केंद्र पर कोण बनता है, कोण O का। और कोण O निकल चुका है 100, है ना, देखिए 100 आ गया है। लिखने का तरीका है ऐसे, तो ये आप 50 बोलेंगे। लिखने का तरीका है, तब जाके आप ऐसे करेंगे। और लिखना आपकी पुस्तकों में बहुत अच्छे से दिया गया होता, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है कि आप इस प्रकार से चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं। तो ये आपके इस समय जो प्रश्न हो गए ये अति लघु उत्तरीय हो चुके हैं। अब चलिए लघु उत्तरीय भी कर लेते हैं। अब आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है। अब इसमें आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ढंग से सीखेंगे, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लघु 3 2 नंबर के सभी प्रश्न है। इसमें देखिए आपसे बोला गया है 2 की घात 5 गुणे 16 की घात -2 भाग में 2 की घात -3। ये घातांक और करणी चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। आप जानते हैं, देखिए अगर आप इसको 2 की घात 5 ही रहने दें, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। आपको मालूम है 2 गुणे 2 गुणे 2 अगर करें 4 बार तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, तो ये लिख सकते हैं। लेकिन इस पे -2 पहले से था तो इसको भी रहने दीजिए, और भाग में ये 2 पर -3, अब सब 2 की घात में बन गए, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए 2 की घात 4, जब दो घातें एक साथ होती हैं, मान लीजिए एक संख्या पर एक घात है और एक घात और है, तो हमेशा मैंने क्या बताया था, क्या हो जाता है, दोनों घातें गुणा हो जाती हैं, m गुणे n। इसका मतलब देखिए यहाँ 4 भी है और -2 भी है, तो इस 2 पर जब ये दोनों घातें गुणा हो जाएंगी तो 4 दूनी 8 मतलब -8, और ये भाग है, फिर ये -3 है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये चीज आपके सामने आ गई। अब आप भाग करेंगे तो आपको मैंने ये भी रूल बताया, a की घात m भागे a की घात n। अगर भाग हो तो क्या होता है, घातें घट जाती हैं, और अगर ऐसे ही मान लीजिए वही संख्या है आधार में, यहाँ भी वही संख्या और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ये सभी चीजें जिनको बेसिक ना क्लियर हो या बहुत ही आराम से जो सीखना चाहते हो, वो घातांक एवं करणी चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है 3rd सेमेस्टर चैप्टर वाइज में जाकर के इसको ढंग से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया गया है, वहां पर आप सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, गुणे पहले भाग वाला सेक्शन कर लेंगे। तो भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं, तो यहाँ -8 में ये घट जाएगा क्या, -3 है ना, रूल के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा। अब आप देखिए अगर आप घटाएंगे तो क्या आएगा, ये देखिए -8 है और ये माइनस माइनस घटाने पर, लेकिन दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। एक एक स्टेप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2 पर कितना आएगा, -5। -5 क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है। आप जानते हैं 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस, इसलिए -5। अब आप इस रूल का सहारा लीजिए जिसमें दो संख्या जिनके आधार समान हो, देखिए 2 और 2 समान है लेकिन घातें अलग अलग हो, इनका गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसमें जब घातें जुड़ेंगी तो 5 और प्लस हो जाएगा, ये -5 जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो 5 और प्लस माइनस माइनस, तो देखिए आप देख रहे हैं कि 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, 2 की घात 0 का मतलब 1। किसी भी संख्या पर घात 0, चाहे वो 3 आया हो 13 आया हो, अगर घात 0 है तो 1। मान लीजिए ये 135 घात 0 तो 1 है ना, कुछ भी हो, x लिखा है घात 0 है तो 1। किसी भी संख्या पर घात में 0 है तो उसका मान 1 होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या या कितनी भी छोटी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका लग करके 1 आ गया। मुझे आशा है आप ढंग से ये प्रश्न सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। देखिए जो ईंट के बारे में आपको दिया गया है, ईंट के लिए पहले हम नोट कर लेते हैं। एक ईंट के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसको ढंग से ऐसे आप लिख लीजिएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर, क्योंकि वहां जब आप क्वेश्चन करें तो ढंग से एक एक चीज नोट करें। ये हो गया। तो ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी दी गई है, देखिए यहाँ पर क्रमशः 25, 10 और 7.5। एक 25 सेंटीमीटर है, अगला 10 सेंटीमीटर है और एक 7.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर। ईंट के तीनों माप सेंटीमीटर में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा माप समान हो। और बोला गया एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। और फिर अब इसके बाद एक आपको डिटेल दी गई है दीवार के लिए, किसके लिए, तो उसकी भी नोट करिए डिटेल। दीवार के लिए फिर से आपको उसकी लंबाई L, चौड़ाई जिसको हम ब्रेथ यानी B और ऊंचाई यानी कि हाइट H लिखते हैं। अब देखिए इसमें सब मीटर में दिया गया था, कितना, 5 मीटर, यहाँ लिखेंगे भाई 5 मीटर। फिर आपका दिया गया 3.5 मीटर, तो यहाँ 3.5 मीटर, और दिया गया 33 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे ये चीज सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया और बोला गया इस मोटी दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। आप सोचिए आपको कोई भी दीवार या कुछ भी बनाना है, अगर ये इसमें ईंटें लगानी है तो जाहिर सी बात है अगर पूरा एरिया, पूरा क्षेत्रफल हमें मिल जाए और एक ईंट का क्षेत्रफल मिल जाए तो हम पूरे क्षेत्रफल को दीवार के एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। ऐसे प्रश्नों में यही करना होता है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले खास बात यह ध्यान देनी है कि इसमें सभी की सभी मापें समान हो, या तो सब मीटर हो या तो सब सेंटीमीटर में हो। तो चलिए हम इसको बदल लेते हैं, ऊपर तो सब सेंटीमीटर में, ये 2 मीटर में, इनको हम बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। 5 मीटर में कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर
है ना। और ये देखिए 3.5 को जब आप 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3520 और एक अंक पे दशमलव तो 350। आप देख रहे हैं 350 सेंटीमीटर बन गया और ये 33 सेंटीमीटर हाई है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा आप सब कुछ सेंटीमीटर में हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा कि अगर हमें दीवार का क्षेत्रफल मिल जाए, दीवार का, अब यहाँ पर सॉरी क्या होगा, क्षेत्रफल से संबंधित बात नहीं होगी, यहाँ पर आयतन की कितनी जगह घेरी जा रही है, ठीक है। तो आयतन क्या होता है भाई, दीवार का हमें क्या बताना है, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में समझाए हैं। इसमें ऊपर हम देखेंगे दीवार का आयतन क्या है ना, दीवार का आयतन क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और एक ईंट का आयतन क्या है, एक ईंट का आयतन क्या है, ये हमेशा होता है। तो ऊपर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, नीचे भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन किसकी लंबाई चौड़ाई, ऊपर दीवार की और नीचे ईंट की। तो दीवार में क्या है, लंबाई कितना है 500 मीटर सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर में लेंगे ना सब, गुणे 350 गुणे चौड़ाई कितना है 33। और यहाँ पर देखिए ये आप कर लीजिए, वो भी सेंटीमीटर, ईंट वाला लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 25, 10 और 7.5। बस इसी को सॉल्व करिए, ईंटों की संख्या आ गई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट देखेंगे हम। यहाँ से क्या होगा, 10 से जैसे हम 0 काटना चाहें तो 0 काट सकते हैं, या 25, 25 दूना 50 और 0 ये 20 हो गया। 10 से चलिए इसको 10 दूनी 20 और काट देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम चाहें तो यहाँ से दशमलव हटाएं और एक 0 कहीं भी बढ़ा दें ऊपर, ठीक है। इसके बाद देखिए 75 बचा। अब इसको हम इससे भी काट सकते हैं, यहाँ केवल 2 बचा है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से देखिए अब काटेंगे 5 से, 5 सते 35 और 0, ठीक है, 5 सते 35 और 0, 5 से इसको काटेंगे तो 15 पछे 75, ठीक है, 15 पछे 75 आ जाएगा। 2 से अगर आप काटते हैं तो 2 से ये कट के आ जाएगा 35, ठीक है, सॉरी ये 2 नहीं कटेगा, यहाँ पर तो नोट किया था मैंने, ठीक है, ये 70 हो गया। अब चलिए एक बार लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो, 2 गुणे 70 और गुणे ये 333 और 0, और नीचे आपका केवल बचा है 15, ठीक है। अब आराम से आपको इसको काटना है, 5 3 15, इसको काटिए, 5 छक्का 30, 3 बचा, 5 छक्का 30, 3 से आपको काटना है इसको, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो आपने देखा 2 गुणे 70 और गुणे 22, 2 गुणे 70 गुणे 22, आराम से अब आप इसको कर लीजिए, 22 दूना 44। आप 22 को और 2 को पहले गुणा कर लेते हैं, 44 गुणे 70। अब देखिए 44 गुणे 70 करिए, उत्तर हो जाएगा 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 और 2 30, है ना, 3080 ईंटें लगेंगी। इसको बस केवल आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना है और सॉल्व करना है, बस 3080 ईंटें यानी 3080 ईंटें लगेंगी, ठीक है। इसमें आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। इसको ढंग से देख लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई गुणा भाग में कोई गलती हो तो उसको सही कर लिया करिए, एक बार ध्यान जरूर दे लिया करिए, ठीक है। कभी भी हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन करते समय, तो ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, ₹5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या क्या दिया है, देखिए मूलधन रुपए दिया है ना, तो मतलब मूलधन यानी P दिया है कितना 5000, नोट करते हैं जो जो दिया है। 10% दर दिया है, दर यानी रेट R बराबर कितना 10% वार्षिक, और 3 वर्ष समय। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज में समय हम n से लिखते हैं, यहाँ पर 3 वर्ष, ध्यान दीजिए। और इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज बताना, तो सबसे पहले आप मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं आराम से। आपके पास मिश्र धन अमाउंट जिसको A बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100n, है ना। इसी सूत्र की सहायता से हम मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे, फिर हम ब्याज निकाल लेंगे। अब पहले मिश्र धन निकालते हैं, तो A बराबर P की जगह 5000 रखेंगे, गुणे 1 प्लस दर की जगह देखिए 10 है बटा 100, और 3 वर्ष के लिए इसलिए n की जगह 3 रख दिया, सभी जगह मान ही रखा गया है, केवल 5000 गुणे, यहाँ देखिए एक 0 कट गया, 1 + 1/10 ये हुआ, और घात में 3। अब आप इसका हर बराबर करना जानते हैं, 10 एकम 10 1 11, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ये 10 एकम 10 1 11, 11/10 और घात में है 3, तो अब हम इसको 3 बार गुणे में लिख सकते हैं, ऐसे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, ऐसे 3 बार, 1 1 0, ये देखिए तीनों 0 कट गए, ये 5 हो गया, गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, जिनको याद है वो जानते हैं 13 31 होता है। 11 को 11 से करेंगे 121 आएगा, फिर 11 से करेंगे तो 13 31, इसको जरा गुणा कर लीजिए कितना आया। ये अमाउंट आपका निकलेगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 5 एकम 5 1 6,
6655, 5 एकम 5, 5 तें 15, 5 तें 15 1 16, 5 एकम 5 1 6, 6655 अमाउंट आया। और आपको बताना था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आगे आपको मालूम है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है तो ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ए माइनस पी, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। हिंदी में भी लिख सकते थे यहाँ मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है आपका देखिए 6655 और इसमें से 5000 घटाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ से 1655 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से 655 और 1000 उधर, ठीक है, तो 1655 आ जाएगा आराम से। आपका 1655 रुपए इसका आंसर हो जाएगा ब्याज के रूप में। तो आपको ब्याज ही बताना था, ये आपका आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। तो मुझे आशा है आप ढंग से चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे ऐसे प्रश्नों को करना है। और ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको बहुत आराम से इजी वे में आपको चैप्टर्स में सिखाई गई हैं। अगर यहाँ पर कुछ आपको फास्ट लग रहा हो या कुछ जो भी लग रहा हो तो आप उस चैप्टर को ढंग से जाके सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपसे क्या बोला गया है, 12y² माइनस y माइनस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो आपको मालूम है ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, पहले ये किनारे वाले संख्या 12 और 1 का गुणा अपने माइंड में कर लेते हैं। 12 एकम 12 मतलब जो यहाँ होता है और यहाँ होती संख्या, यानी इसको हम अगर इस रूप में माने कि ax² प्लस bx प्लस c, यानी पहले घात 2 वाला फिर एक घात वाला फिर नंबर। यहाँ पे देखिए y है लेकिन घात 2 है फिर घात 1 है फिर संख्या। तो इसमें ये जो c की जगह होता है और यहाँ जो a की जगह होता है इसका गुणा पहले हम माइंड में कर लेते हैं। तो 12 एकम 12। अब दो ऐसी संख्याएं लेंगे जिसको इसको हम बीच वाले को दो भागों में तोड़ेंगे। यहाँ y लिखा है, आप इसको y के साथ कुछ भी नहीं है तो आप ये मान लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए बीच में x के साथ b था, यहाँ कुछ नहीं तो आप ये मानेंगे यहाँ 1 है। क्या है? 1 है। जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 तो मान ही सकते हैं। अब आप समझिए ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको जोड़े या घटाएं तो 1 आए और गुणा करें तो 12 आए। ऐसी दो संख्याएं होती हैं 4 माइनस 3। 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 तेई 12 भी होगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से 12y², बाकी वैसे ही नोट कर लीजिए। 1 की जगह आपने ये लिख दिया तो y था, y ऐसे लिख लीजिए। ये सभी चीजें आपको सिखाई गई हैं। फिर 12y² माइनस ये 4y माइनस माइनस प्लस का 3y माइनस 1। क्या किया गया इस बार? केवल ये गुणा किया गया, y से इसमें भी y से इसमें भी, बस। तो y 4y हो गया, 3y हो गया। ठीक है, अब आप इन दोनों में कॉमन लीजिए, फिर लास्ट वाले दोनों में कॉमन लीजिए। अगली स्टेप ये होती है कि कॉमन लेना होता है। तो 4 तेई 12, 4 तो कॉमन हो सकता है क्योंकि 4 के पहाड़े में 12 आता है, और y 2 बार, y 1 बार, तो एक बार y भी कॉमन हो जाएगा। अब आपने देखा कि यहाँ 4 भी कॉमन हुआ और y भी कॉमन हुआ, तो 4 तेई 12, यहाँ 3 बचा और एक y माइनस 1। यहाँ दोनों में कोई कॉमन नहीं है, देखिए 3, यहाँ 1 y, यहाँ y है ही नहीं। कुछ भी कॉमन ना हो तो उस स्थिति में 1 कॉमन लिया जाता है, और जब 1 कॉमन लेंगे तो जो है वही बच जाएगा ब्रैकेट में। अब दोनों ब्रैकेट में समान चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल समान चीजें दिख रही हैं तो इसको आप इकट्ठे एक बार लिख लीजिए, एक ही बार ये दोनों चीजों को जो समान है बाहर करके, और ये 4y प्लस का 1 ये ऐसे, यानी जो ब्रैकेट में है उसको एक बार बाहर कर लीजिए, और ये जो 4y और प्लस 1 यहाँ जो बचा है इसको दूसरे ब्रैकेट में करिए। यही आपका गुणनखंड हो जाता है। ये आपका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड करना भी चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में ढंग से सिखाया है। जिन लोगों को ये आता है उनको तो बहुत आसानी से ये समझ आ गया होगा, जिनको कुछ प्रॉब्लम है वो लोग चैप्टर्स में जाकर के सीख लें। निम्नलिखित में 50 शिक्षार्थियों का भार केजी में किलोग्राम में दिया गया, उनके भार ये, इनका समांतर माध्य बताना। देखिए समांतर माध्य बताने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी भार दिए इनका एक टेबल आपको बनाना पड़ता है। एक टेबल में आपको जो कुछ दिया है, पहले तो 2 कॉलम दिए हैं, आपको 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं। यहाँ दिया है भार, जिसको हम x कह सकते हैं। यहाँ दिया है इनकी बारंबारता, देखिए ये देखिए यहाँ पर भार वाला कॉलम ये है और बारंबारता वाला ये है। बारंबारता वाले को हम लिख सकते हैं f से, ये f है, और इस तीसरे कॉलम में f गुणे x लिया जाता है। समांतर माध्य बताने के लिए 3 कॉलम बनाने की जरूरत होती है। अब देखिए पहले भार वाले नोट कर लेते हैं, 40, 42, 43, 44 और 45। इनके बारंबारताएं लिख लेते हैं सामने, 4, 12, 18, 10 और 6। अब इनको गुणा करा लेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा 160। 12 और 42 का गुणा फटाक से आप देखिए 12 और 42 का करेंगे तो 12 और 42 का गुणा 4, 8, 2, 10, 504, ये आया 504, 504।
इसी तरीके से देखिए 43 और 18 का गुणा करा लेंगे, तीनों 8 24 के 4, 2 3 8 8 3 24 के 4, 2 8 चौके 32, 2 34 और ये 43। देखिए 4 4 3 7, 4 3 7, 7 7 4, 774। इसको जब करेंगे तो ये तो 410 ही आएगा। इसको करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27। ये सारे गुणा हो गए। देखिए हमने क्या किया, सामने सामने f और x के जो आमने सामने पड़ रहे हैं इनका केवल गुणा करा दिया बस, है ना, और तो कुछ नहीं किया गया। गुणा करा के इधर लिख लिया। अब जो समांतर माध्य होता है उस समांतर माध्य का सूत्र ये होता है कि समांतर माध्य में आप लिखते हैं सिग्मा f गुणे x बटे सिग्मा f। देखिए इसका मतलब ये होता है सिग्मा का कि ये जो f गुणे x है इसके आगे ये e उल्टा ई जैसा बना है, सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब योगफल, f गुणे x का योगफल लेना है, तो इन सब का समेशन करना है, योगफल लेना है, इन सब को जोड़ लेना है, यही सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा f गुणे x का मतलब इनको जोड़िए, तो जोड़िए जरा, 4 4 8, ये देखिए 8 हो गया, 6 7 6 13, 13 4 17, 17 और 7 24, 17 7 24 के 4 हासिल लगा 2, 2 1 3 5 8 7 15, 15 4 19, 2 21, 2148। आप देख रहे हैं 2148 और ये तो 50 शिक्षार्थी थे ही, पहले बताया गया था, जोड़ने पर भी 50 ही आएगा अगर आप जोड़ते हैं। 12 4 16 और 12 4 16, 16 10 26, 26 8 34, 6 40, 10 50। देखिए ये 50 ही हो रहा है, ये पहले बताया गया था तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब देखिए ये मान रखेंगे सिग्मा f गुणे x क्या आया, 2148, ये ले लीजिए, और ये वाला आया है 50, इसको 50। अब केवल आपको भाग करना है बस और कुछ नहीं। इसको अगर हम 5 गुणे 10 मान लें थोड़े समय के लिए 50 को, तो 5 से हम भाग कर लेंगे, बाद में 10 के हिसाब से दशमलव लगा लेंगे। तो 5 से भाग करिए जरा, 5 चौके 20, 1 बचा, 5 चौके 20, 1 बचा, 14, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचा, ठीक है, 5 दूनी 10, 4 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 48, 48 में 5 9 45, 5 9 45, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे और 30 हो जाएगा, 5 6 30। अब इसके बटे 10 होगा तो दशमलव एक प्लेस और इधर आ जाएगा, मतलब 42.96 है ना, 42.96। ये आपका माध्य आ गया, बस यही समांतर माध्य निकल के आ गया। इस तरीके से आपको करना होता है और ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में आपको समझाई जा चुकी हैं, सिखाई जा चुकी है। इसको देखते रहिए, चेक करते रहिए, कहीं कोई मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती हो, साथ में देखते रहिए, बस पता चल जाएगा। अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है तो उसको इम्प्रूव कर लीजिए। वैसे कोशिश की जा रही है कि कोई मिस्टेक ना हो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ तो ड्रॉ करना है, तो आप क्या करिए, आप प्रकार में 3 सेंटीमीटर भर लीजिए। भाई आपके पास एक पटरी होती है, इसमें सब सेंटीमीटर में माप सब ऐसे दी होती है, आप जानते हैं। उसमें 3 सेंटीमीटर प्रकार के नोक पेंसिल लगा के उसमें 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे आप आराम से, और कहीं रख के ऐसे वृत्त बना लेंगे। तो हम मानते हैं कि हमने ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त बना लिया, ठीक है। ये जो वृत्त है ये 3 सेंटीमीटर का है, हमने बना लिया, ठीक है। अब आपसे कहा गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, वृत्त पर ही। तो मैं मानता हूं ये वाला जो है यही मैंने P बिंदु मान लिया, चलिए ये P ले लिया, ये वृत्त पर है भी, इसको P बोल दिया। P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। आपको मालूम है कभी भी किसी भी बिंदु की जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु को, उस वृत्त को एक ही जगह छू के जाती है। स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु को छू के जाती है और केंद्र के साथ, हमेशा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना, 90 डिग्री का। मतलब अगर इस बिंदु पर मैं 90 डिग्री का कोण बना दूं तो बस वो स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब 90 डिग्री का कोण बनता कैसे है किसी भी प्रश्न में, ये ध्यान दीजिए। 90 डिग्री बनाने के लिए आप लाइन खींचेंगे, फिर एक कहीं जैसे मान लीजिए यहाँ बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से कम दूरी लेके एक ऐसे चाप लगाएंगे। मतलब मान लीजिए आधे से कम दूरी, नोक यहाँ रखेंगे और इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे, ठीक। फिर वो दूरी प्रकार की घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, वही दूरी यहाँ नोक रखेंगे इस बार प्रकार की, और पहला चाप काटेंगे, ये 60 डिग्री का होता है। फिर यहाँ नोक रखेंगे प्रकार की और अगला ऐसे चाप लगाएंगे, ये 120 डिग्री का बनेगा। फिर इन दोनों बिंदुओं पर नोक एक एक बार रखेंगे, प्रकार की नोक अब यहाँ रखेंगे, ऊपर ऐसे काटेंगे और उसको इधर से काटेंगे। देखिए यहाँ नोक रख के ऐसे और यहाँ नोक रख के ऐसे, ये जहाँ काटेगा इसको मिलाने से 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक। तो इसी प्रकार से बस यहाँ बना देंगे। तो देखिए आधे से कम दूरी यहाँ नोक रखेंगे P बिंदु पर और आधे से कम दूरी लेकर के ऐसे आर्क बना देंगे और फिर ये पहला और ये दूसरा ऐसे काटेंगे
और इन दोनों बिंदुओं से भी फिर ऊपर से ऐसे कट हो जाएगा। ये जो बिंदु आ रहा है ये आपका इसको छूते हुए ऐसे जाएगा, यही स्पर्श रेखा बन गई। बस आपको इतना काम करना था, पटरी से इस बिंदु को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिएगा, यही स्पर्श रेखा हो जाएगी ऐसे प्रश्न के लिए। ठीक, तो मुझे आशा है आप ढंग से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कैसे आपको ये वाला प्रश्न करना था। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने सिखाई भी हैं। अगला प्रश्न है, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी तथा लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात 3:8 है। दो दूरियां हैं, देखिए लखनऊ से कानपुर की दूरी लखनऊ से कानपुर की दूरी है, तो मैं मान लेता हूं लखनऊ से कानपुर की दूरी होगी a कुछ, और फिर आगे बोला गया है कानपुर, फिर लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, फिर है लखनऊ टू इलाहाबाद, मैं मान लेता हूं इसकी b होगी दूरी। ठीक, इसकी a इसकी b, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, लखनऊ से कानपुर की दूरी a मान लिया और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी b मान लिया। इनका अनुपात दिया 3:8, इसका मतलब ये a अनुपात b दे दिया है 3:8। लखनऊ से कानपुर की दूरी का अनुपात 3, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात 8। तो ये तो हम मान लेते हैं ना फटाफट ऐसे प्रश्नों में कि माना लखनऊ से कानपुर की दूरी वो बराबर क्या हो जाएगी, ये है 3x, और फिर ऐसे ही लिखेंगे लखनऊ से इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद की दूरी, उसका अनुपात क्या था 8, तो हम बोलेंगे 8x, ये मान लेंगे। और क्योंकि इसने बोला है आगे चल के कि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर, ये दे भी दिया, मतलब ये वाली सेकंड लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी ये दे भी दिया, इसका मतलब 8x बराबर 200 ये दिया हुआ है। ये क्या था भाई, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, ये तो मानी थे अपने, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का आपको दे रखा है दूरी कितना, यहाँ तो 8x है और ये 200, तो x निकल आएगा 200/8, भाई ये गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा। देखिए काटेंगे कितना आएगा, 8 से इसको काटिए, चाहे 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और यहाँ पर कितना आ गया 0, 2 से काटेंगे 25, ये आपका आ गया 25, x का मान 25 आ गया, x का मान 25 आया। अब आप कुछ भी बता सकते हैं, इसने कहा था तो लखनऊ से कानपुर की दूरी बताओ, और लखनऊ से कानपुर की दूरी क्या है 3x, तो हम 3 गुणे 25 आ चुका है, 25 रख देंगे, 25 दिया 75, इसका मतलब लगभग 75 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर की दूरी है, आंसर आ गया। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, केवल समझना है, अजीब से अटपटे शब्दों में लिखा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आप क्या करिए, आप ये सब भी अगर भूल जाइए, कोई जरूरत नहीं है सब करने की, सीधे तौर पे आप नोट करिए कि लखनऊ से कानपुर की दूरी को 3x मान लिया और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी को 8x मान लिया। अब क्योंकि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी दी गई थी 200, तो इसको इसके बराबर कर दिया। देखिए 8x और 200 को, x निकल आया 25, इसका मान रख देंगे आराम से, ये वाली 3x यानी लखनऊ से कानपुर की दूरी 3x थी, तो 3 गुणे 25 कर देंगे, 75 किलोमीटर उत्तर आ गया। इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र आपका लग जाता है, पूरे तरीके से ये प्रश्न पत्र आपका सॉल्व हो गया। डिटेल में आपने अच्छे से एक एक प्रश्न इसका सीख लिया। बहुत ही जल्दी से मैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको 2017, 18, 19, 20 सब दे दूंगा, और आप अच्छे से ये देखेंगे, मूल्यांकन कर सकेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की है। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़िए, ताकि मैं और भी बेहतर काम आपके लिए कर सकूँ, कुछ और सब्जेक्ट्स में भी कार्य कर सकूँ, कुछ हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, आपका सहयोग मिलेगा, तो सब कुछ होगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।